हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुनील सब्बरवाल। आज का टॉपिक है सफ़ेद मोतिया। भारत में सफ़ेद मोतिया जो है वो एक मेन कॉज है, लीडिंग कॉज है ब्लाइंडनेस का। इंडिया में 1 करोड़ से ज़्यादा केसेस जो हैं वो कैटरेक्ट के हैं, सफ़ेद मोतिया के हैं। और इतने ज़्यादा केसेस हैं कि रूरल एरिया में सर्जरी जो है वो अवेलेबल नहीं है। WHO की जो रिसेंटली रिपोर्ट आई है उसने एस्टीमेट किया है कि जितने भी ब्लाइंडनेस के केसेस हैं उनमें 47.8% केसेस जो हैं ब्लाइंडनेस के वो सिर्फ सफ़ेद मोतिया की वजह से ही हैं। और साउथ एशिया की बात की जाए जिसमें इंडिया भी आता है, उसमें 51% केसेस जो हैं ब्लाइंडनेस के वो सफ़ेद मोतिया की वजह से ही हैं। सफ़ेद मोतिया जो है वो एक लीडिंग कॉज है ब्लाइंडनेस का। केस बहुत ज़्यादा हैं और दुर्भाग्य की बात यह है कि सर्जरी के वो साधन जो हैं वो रूरल एरिया में बहुत कम हैं। अब बात कर लेते हैं कि सफ़ेद मोतिया है क्या, किन लोगों को सफ़ेद मोतिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसका डायग्नोसिस कैसे करना है और उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। हमारी जो आँख है वो एक कैमरे की तरह काम करती है। जैसे कैमरे में एक लेंस होता है उसी तरह हमारी आँख में भी एक लेंस होता है। वो लेंस ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होता है, क्लियर साफ होता है और बाइकन्वेक्स लेंस होता है। जो आयरिस और पुतली है, प्यूपल है, उसके पीछे ये सिचुएटेड होता है लेंस। और लेंस के पोस्टीरियर पार्ट में विट्रियस बॉडी और इंटीरियर पार्ट में एक्वस ह्यूमर होता है जो कि इसकी खुराक है। लेंस में नर्व सप्लाई, ब्लड वेसल या कनेक्टिव टिश्यू नहीं होते हैं। इसका डायामीटर जो है वो 8.8 मिलीमीटर से 9.2 मिलीमीटर तक होता है। लेंस के अगर फंक्शंस की बात की जाए तो लेंस जो है वो विजिबल लाइट जो है उसको हमारे जो इनर आई का पोर्शन है रेटिना, उस पर फोकस करता है। एक तो विजुअल लाइट को फोकस करता है, दूसरा इसका फंक्शन है जो कॉर्निया के साथ मिलकर लेंस जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उसको रोकता है ताकि रेटिना को डैमेज ना हो सके। और तीसरा इसका फंक्शन जो है वो है जो इसकी फोकसिंग पावर है उसको चेंज कर लेता है। जब हमने रीडिंग का कोई काम करना है तो उसमें ये उसकी फोकसिंग पावर को चेंज कर देता है, जिसको अकोमोडेशन भी बोलते हैं। ये 3 मेन फंक्शन हैं लेंस के। और जो एज होती जाती है जो लेंस की प्रोटीन है वो स्कैटर्ड हो जाती है। उसकी वजह से जो विज़न है, दृष्टि है, उसमें कुछ कमी आ जाती है और जो लेंस है वो क्लाउडी हो जाता है, ओपेक हो जाता है, जिसको कि हम सफ़ेद मोतिया, कैटरेक्ट या मोतियाबिंद कहते हैं। अब बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर्स की। किन लोगों को मोतिया हो रहा है, सफ़ेद मोतिया किन लोगों को हो रहा है। एक तो जो एल्डरली पर्सन्स हैं उनको, डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें, जो ज़्यादा देर तक सनलाइट्स में काम करते हैं उनमें मोतियाबिंद होने के चांसेस ज़्यादा हैं, सफ़ेद मोतिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फैमिली में अगर कैटरेक्ट हो चुका है तो उन लोगों के लिए भी कैटरेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं
जो एयरलाइन पायलट्स हैं उनको चांसेस ज़्यादा हैं। लाइफ टाइम लेड एक्सपोजर्स हैं उनके लिए भी सफ़ेद मोतियाँ होने के चांसेस हैं। कुछ वंशज कारण हैं जिनमें सफ़ेद मोतियाँ होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। ये तो थी रिस्क फैक्टर्स की बात। अब बात कर लेते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम की बात की जाए तो ये मोतिया जो है धीरे धीरे होने वाली बीमारी है। इसमें दर्द नहीं होता। पेशेंट को दृष्टि जो है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। उसको धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है। पेशेंट ऐसे फील करता है, जैसे वो बताता है, जैसे वो फ्रॉस्ट ग्लास से आर पार देख रहा हो। डिम लाइट है तो उसको दिखाई कम देता है। ज़्यादा ब्राइट लाइट है तो उसको ग्लेयर नज़र आते हैं, इंद्रधनुषी नज़र आता है लाइट के आसपास। और उसको पढ़ने में दिक्कत आती है, रीडिंग में दिक्कत आती है। और उसका जो नंबर है पढ़ने का वो बार बार बदलता रहता है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो मोतियाबिंद में होती हैं। अगर ये सारे सिम्टम्स हों तो हम पहचान कर लेते हैं कि ये पेशेंट जो है इसको सफ़ेद मोतिया है। जो सिम्टम्स हैं वो कारणों के साथ अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। अगर न्यूक्लियर कैटरेक्ट है, न्यूक्लियर कैटरेक्ट में क्या होता है कि जो लेंस का न्यूक्लियर पार्ट है वहाँ से क्लाउडिंग शुरू होती है और वो धीरे धीरे पेरिफेरी में फैलती है, लेंस के पेरिफेरी में फैलती है। इसमें ये जो एज्ड लोग हैं उनमें ये देखा जाता है और इसमें विज़न जो है वो धीरे धीरे कम होता है। पेशेंट को ग्लेयर नज़र आता है। ये सारे सिम्टम न्यूक्लियर कैटरेक्ट में, ये बहुत ही कॉमन टाइप है न्यूक्लियर कैटरेक्ट। और जितने भी एज्ड पेशेंट हैं आमतौर से 45 की एज के बाद के लोगों में न्यूक्लियर कैटरेक्ट होता है। दूसरी टाइप है कॉर्टिकल। कॉर्टिकल में जो आउटर पार्ट है लेंस का वहाँ से क्लाउडिंग लेंस की शुरू होती है और धीरे धीरे वो सेंटर में चली जाती है, लेंस के सेंटर में चली जाती है। इसमें दृष्टि एकदम से कम नहीं होती है, लेकिन जो ग्लेयर की प्रॉब्लम है वो आनी शुरू हो जाती है। ग्लेयर, पेशेंट ग्लेयर फील करता है। फिर तीसरी टाइप है पोस्ट सब कैप्सुलर टाइप्स, जिसमें कि कैप्सूल जो है जिसमें लेंस रहता है उसके पोस्टीरियर पार्ट में, बैक में, उसके सेंटर में ये शुरू होता है। पोस्ट सब कैप्सुलर टाइप्स, ये 3 टाइप्स हैं आम। और क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो पेशेंट को पार्शियल कैटरेक्ट भी हो सकता है, कंप्लीट कैटरेक्ट भी हो सकता है, हार्ड कैटरेक्ट भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, मैच्योर्ड कैटरेक्ट भी हो सकता है, हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट भी हो सकता है। ये सारी टाइप्स आती हैं। और कॉजेज़ के आधार पर देखा जाए तो एज रिलेटेड कैटरेक्ट, कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट, ये 2 टाइप्स हैं। और तीसरी टाइप है सेकेंडरी कैटरेक्ट। जैसे जो पेशेंट्स जो हैं वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बहुत ले रहे हैं, जहाँ आई में पेनिट्रेटिंग इंजरी हो जाती है, उससे क्या होता है कि कैप्सूल रप्चर हो सकता है, लेंस में लीकेज हो सकती है, इसकी वजह से भी कैटरेक्ट होता है। इन पेशेंट्स में एकदम से सर्जरी, एमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है। अब डायग्नोसिस की बात की जाए तो उसमें डायग्नोसिस में विजुअल एक्यूटी टेस्ट करते हैं, जिसमें कि पेशेंट की शार्पनेस, विजन की शार्पनेस देखते हैं। और स्लिट स्मेयर टेस्ट होता है, स्लिट लैंप टेस्ट होता है, जिसमें माइक्रोस्कोप से आई का स्ट्रक्चर देखते हैं। रेटिनल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आई ड्रॉप्स डाल के पुतली को डायलेट करके लेंस में क्लाउडिंग देखते हैं, उसकी डेंसिटी देखते हैं। और एक है मेजरमेंट करते हैं प्रोटीन की, जिसकी वजह से प्रोटीन जो है, लेंस की प्रोटीन जो स्कैटर्ड हो जाती है, उसमें
वो लेज़र लाइट टेक्निक से मेजर करते हैं प्रोटीन को। ये सारे टेस्ट होते हैं डायग्नोस के लिए। अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। मेडिसिन्स इसमें कारगर नहीं है। आज तक कोई भी मेडिसिन नहीं बनी जो कैटरेक्ट को ठीक कर दे। कैटरेक्ट के लिए सिर्फ सर्जरी ही एक ऑप्शन है। पुरानी सर्जरी की बात की जाए तो सबसे पहले जो सर्जरीज होती थी वो थी इंट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन ऑफ द कैटरेक्ट। उसमें क्या है कि एक बहुत 10 से 12 मिलीमीटर का इंसिजन देते थे, कैटरेक्ट को 1 पीस ही निकाल देते थे, कैटरेक्ट को कैप्सूल समेत ही निकाल देते थे। बाद में सूचरिंग कर देते थे। सूचर्स निकालने के बाद 8 से 12 हफ्ते का टाइम लगता था विज़न को, दृष्टि को स्टेबल होने में। उसके बाद कॉक, बॉटल, थिक ग्लासेस पेशेंट को लगाने पड़ते थे। ये थी इंट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन ऑफ द कैटरेक्ट। फिर उसके बाद आ गई जो 1944 के बाद सर हेडले, उन्होंने इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट किया था। ये थी एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन ऑफ द कैटरेक्ट। इसमें इंसिजन जो है वो 8 to 12 मिलीमीटर का ही था। इसमें पेशेंट के इंसिजन के बाद 1 पीस के रूप में ही लेंस को रिमूव कर देते थे और उसके बाद वहाँ पे एक प्लास्टिक का लेंस डाल दिया जाता था। इसमें भी 8 to 12 वीक्स लगते थे पेशेंट को विजन स्टेबलाइजेशन के लिए। अब जो नई सर्जरी आ गई हैं वो है फाको इमल्सिफिकेशन। इसमें जो इंसिजन का साइज़ है वो बहुत कम हो गया है। पहले इंट्रा कैप्सूल 12 मिलीमीटर का इंसिजन था, एक्स्ट्रा कैप्सूल में भी 8 to 10 मिलीमीटर का इंसिजन था। अब है 2.9 to 3.2 मिलीमीटर का साइज इंसिजन। इसमें कि पहले प्लास्टिक के लेंस थे, फिर आ गए लेंस नॉन फोल्डेबल लेंस। फाको में जो सर्जरी हो रही उसमें फोल्डेबल लेंस आ गए और जो नई सर्जरी आई है उसमें फाको नेट सर्जरी बोलते हैं जिसको, उसमें रोलेबल जो लेंसेज हैं वो यूज़ होने लगे। अगर इंसिजन की बात की जाए, पहले 12 मिलीमीटर का इंसिजन था, बाद में फाको में 3.2 मिलीमीटर का इंसिजन और फाको नेट सर्जरी में जिसमें से माइक्रोस्कोप के द्वारा करते हैं उसमें सिर्फ 0.9 मिलीमीटर का इंसिजन दिया जाता है। बहुत सारी एडवांसमेंट हो चुकी हैं। पहले प्लास्टिक के लेंस थे, अब सिलिकॉन मटेरियल्स के लेंस आने लगे हैं। आमतौर पे जो लेंस यूज़ हो रहे हैं वो है मोनोफोकल लेंस। बहुत तरह के लेंस है, पेशेंट की नीड के मुताबिक लेंसेज यूज़ हो रहे हैं। इंट्रा ऑकुलर लेंस, मोनोफोकल नियर विज़न के लिए लेंसेज हैं। पेशेंट ने रीडिंग का काम करना है, कोई क्राफ्ट वर्क करना है, उसके लिए मोनोफोकल नियर इंट्राओकुलर लेंस जो है इम्प्लांट किए जाते हैं। एक है मोनोफोकल फार लेंस। पेशेंट ने ड्राइविंग का काम करना है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करनी है, उसके लिए मोनोफोकल फार लेंस हैं। मोनोफोकल फार लेंसेज में फिर पेशेंट को नियर विज़न के लिए ग्लासेस यूज़ करने पड़ते हैं। मोनोफोकल नियर लेंसेज में पेशेंट को दूर की दृष्टि के लिए ग्लासेस यूज़ करने पड़ते हैं। उसके बाद आते हैं मोनोफोकल इंटरमीडिएट। हाउसवाइफ जो हैं जिन्होंने किचन का काम करना है या कंप्यूटर के पे काम करना है, उनके लिए मोनोफोकल इंटरमीडिएट इंट्रा ऑकुलर लेंस जो हैं वो इम्प्लांट हो रहे हैं। उन्होंने अगर बहुत कोई ब्रिक का काम करना है, क्राफ्टिंग करनी है, उसके लिए उनको ग्लासेस यूज़ करने पड़ेंगे, या फिर दूर की दृष्टि है, ड्राइविंग करनी है तो उनको ग्लासेस यूज़ करने पड़ेंगे। फिर आ गए हैं मोनोविज़न। इनमें क्या होता है कि पेशेंट की दोनों आइज़ में कैटरेक्ट है, एक में मोनोफोकल नियर विज़न डाल देते हैं लेंस, एक में मोनोफोकल फार। ये दोनों में
लेंसेज डाल देते हैं। इसमें थोड़ी ग्लेयर की प्रॉब्लम आती है, डेप्थ की परसेप्शन की प्रॉब्लम आती है। ये दोनों को मोनोविजन कह देते हैं। अब जो लेंस यूज़ हो रहे हैं वो है बाईफोकल। दोनों ही लेंस वो ऐसे आ गए हैं कि अकोमोडेटिंग लेंस है बाईफोकल, और अब जो रिसेंटली लेंस यूज़ हो रहे हैं वो है मल्टीफोकल लेंस। इसलिए सर्जरी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है। फाको इमल्सिफिकेशन है, फाको नेट सर्जरी है, इंसिजन का साइज़ भी कम हो गया है, पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं रहना पड़ता। ये सारी सर्जरी आ गई हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ मिथ्स की। कुछ लोगों में मिथ्स है कि जब तक मोतिया पकेगा नहीं तब तक ऑपरेशन नहीं कराना। ये बहुत गलत मिथ है। जो साइज़ जो है, जो लेंस जो है वो हार्ड हो जाता है, उसमें जब इंसिजन देने के बाद जो आजकल प्रोब यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्रोब्स हैं, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करते हैं। ज़्यादा हार्ड लेंस होगा तो ज़्यादा इंजरी के चांसेस होंगे, इन्फ्लामेशन ज़्यादा होगी, विजन स्टेबलेशन देर से होगा। दूसरा है, पेशेंट को होता है कि ऑपरेशन करा लिया, मुझे रेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन रेस्ट की ज़रूरत नहीं है इसमें ऑपरेशन में, क्योंकि आपने न्यूज़ चैनल्स पे भी देखा होगा जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ऑपरेशन कराया था, उन्होंने दोनों आँखों में एक दिन ऑपरेशन करा लिया। इतने बिजी आदमी हैं और उसी दिन काम पे लौट आए वो, क्योंकि ये ऐसा ऑपरेशन है, इसमें विज़न जो है वो कुछ घंटे में ही आ जाती है। अब इसको वॉक इन और वॉक आउट सर्जरी बोलने लगे हैं। पेशेंट सर्जरी हुई, ऑपरेशन टेबल से उठा, रिकवरी रूम में गया, उसके बाद घर को चला जाता है और विद इन आवर्स जो है दृष्टि जो है स्टेबल हो जाती है। कुछ मिथ्स हैं कि रेनी सीजन में नहीं ऑपरेशन कराना, ये भी मिथ्स है एक। आजकल बहुत सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आ गए हैं, बहुत ही बढ़िया सर्जरी हो रही है फाको सर्जरी, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हैं, इसलिए सीज़न का इससे कोई संबंध नहीं। कई पेशेंट्स सोचते हैं खाने पीने में परहेज़ करना पड़ेगा। खाने पीने में कोई परहेज़ की ज़रूरत नहीं है, जो मर्जी खा सकते हैं। और पेशेंट ग्लासेस लगा देते हैं। ग्लासेस जो लगाते हैं ब्लैक कलर, काला चश्मा, वो सिर्फ ग्लेयर से बचने के लिए है, लाइट से बचने के लिए नहीं है। इसलिए अंत में यही कहूँगा कि जब भी कैटरेक्ट का पता चले जल्दी से जल्दी सर्जरी करवानी चाहिए, ताकि कैटरेक्ट से होने वाली ब्लाइंडनेस को बचाया जा सके, क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर लोग हैं कैटरेक्ट से पीड़ित, सफ़ेद मोतिया से, और उनके लिए जितनी जल्दी सर्जरी हो जाए वो उतना ही ठीक रहेगा। थैंक यू।